तो हम लोग ART देख रहे थे, तो मैंने क्या बोला कि इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। और ये इन विट्रो जो होता है, इन विवो दो प्रकार का होता है, एक होता है AI, ये अभी मैंने आपको बता दिया, और एक होता है गिफ्ट। अब ये देखो, तो मैंने देखो बस आपको मोटा मोटी तौर पे याद ये रखना है कि AI में करते क्या है, स्पर्म मतलब कि पूरा का पूरा सीमेन या तो कहाँ डाल दें, वेजाना में, या तो कहाँ डाल दें, यूटेरस में। और अगर यूटेरस में डालेंगे तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन, ठीक है, IUI। और इसमें प्रॉब्लम मेल को है ना। अब है गिफ्ट, यहाँ जी का मतलब गेमीट है। गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ले गेमीट डाल रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में। अब मुझे बताओ, कभी भी आप मेल गेमीट फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा सकते हो? संभव है क्या? नहीं रे। आप मेल गेमीट यूट्रस तक पहुंचा सकते हो आर्टिफिशियली, उसके बाद वो अपने आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर फेलोपियन ट्यूब में किसको पहुंचाने की बात चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है कि फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दें? ये चर्चा चल रही है फीमेल गेमीट की। किसकी? फीमेल गेमीट की। आप सिंपल भाषा में ये याद रखो कि फीमेल का गिफ्ट उसी को लेके उसी से लेके उसी को दे दिया, और वो गिफ्ट क्या है? फीमेल गेमीट, सेकेंडरी oocyte। अब समझो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, सुनना ध्यान से। दो प्रॉब्लम हो सकता है कि हो सकता है कि फीमेल का ओवरी सेकेंडरी oocyte बना ही ना पा रहा हो, एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि सेकेंडरी oocyte बन रहा हो, बट ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में ना जा पा रहा हो, ना जा पा रहा हो। और एक प्रॉब्लम क्या बोला मैंने कि ओवरी सेकेंडरी oocyte बना ही ना पा रहा हो। भाई दो केस। अब बताओ, पहला केस क्या है? ओवरी सेकेंडरी oocyte बना तो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के पास मतलब एम्पुलरी स्टमक जंक्शन के पास ना पहुंच पा रहा है भाई मेरे, समझ रहे? अब क्या करेंगे? अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है बताओ? फिमड़ी में मूवमेंट अच्छा से ना हो, फिमड़ी में मूवमेंट अच्छा से ना हो रहा हो, तो अंडा कैसे नहीं होगा? सिलोम में ही रह जाएगा, वहां तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। और अगर वहां का बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। हम तो नहीं चाहते, क्योंकि वो बच्चा फिर पैदा थोड़ी होगा, वो तो मर जाता है वहीं पे। और फीमेल का भी मरने का चांस रहता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते सब प्रेगनेंसी। तो मान लो कि सेकेंडरी oocyte कैच ही नहीं कर पा रहा फिमड़ी, एक प्रॉब्लम ये। दूसरा, हो सकता है किसी कारणवश फैलोपियन ट्यूब बीच से कहीं से ना मुड़ गया हो, उसमें मोच आ गया हो, तो अंडा आगे, सेकेंडरी oocyte आगे पहुंच ना पाए। ये प्रॉब्लम्स है। तो इस केस में क्या करेंगे बताओ? फीमेल अपना सेकेंडरी oocyte बना रही है, ध्यान रहे। तो अब क्या करते हैं इस केस में, जब वो अंडा सिलोम में रिलीज होता है ना, तो बहुत सारी टेक्निक्स आ चुके हैं भाई मेरे। अब तो आप यूट्यूब पे कभी ये सब चीज भी देखा करो, सेकेंडरी oocyte कलेक्शन के लिए क्या क्या टेक्निक है। रिप्रोडक्टिव टेक्निक के सहायता से उस सेकेंडरी oocyte को या तो सिलोम से कैच कर लेते हैं, सिलोम से निकाल लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और निकाल के उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के पास, एम्पुलरी संवर्धन के पास। या नहीं तो अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो छोटा सा ऑपरेशन करके फैलोपियन ट्यूब को सही कर देते हैं, समझ रहे हो? यानी तो उसी का अंडा लेके उसी के फैलोपियन ट्यूब में वहीं पे सरका देते हैं। तो मुझे बताओ, अब ये तब कर रहे हैं जब प्रॉब्लम किसमें है? फीमेल में, मतलब इसका मेल नॉर्मल है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप उस फीमेल का सेकेंडरी oocyte लेके उसको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दे रहे हो, अंश भी अपना, वंश भी अपना, क्योंकि अंडा उसी का है। तो अंश अपना हुआ ना, अंश का मतलब क्या? अपना जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जाएगा बच्चे में, अंश भी अपना, वंश तो अपना है। अब अगर मान लो ऐसी वाइफ है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम था, और उसका हस्बैंड भी ऐसा निकल गया जिसका पेनिस इरेक्ट नहीं होता था, या फिर सीमेन नहीं था पेनिस में, अच्छे में सीमेन में स्पर्म नहीं था, तो बोलो क्या करेंगे? बोलो उस कपल में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब कि दोनों करेंगे, गिफ्ट भी करेंगे, AI भी करेंगे, दोनों। डबल खर्चा आएगा घर में। AI करवाएंगे मेल के लिए और गिफ्ट करवाएंगे फीमेल के लिए, समझ में आया? अब जिस घर में केवल मेल में प्रॉब्लम है तो AI करवाइए, जिस घर में केवल फीमेल में प्रॉब्लम है तो गिफ्ट करवाइए। अब मान लो ऐसा है कि सेकेंडरी oocyte बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? सेकेंडरी oocyte ही नहीं बन रहा, ओवरी के डिस्फंक्शन होने की वजह से। तो उस केस में क्या करेंगे? डोनर लेंगे, डोनर।
उसी के फीमेल में ढूंढेंगे कोई, उसकी बहन अपनी या उसकी गोतनी में कोई जो देना चाहे। अपने परिवार का इसलिए ढूंढते हैं ताकि बच्चे अपने परिवार से मिलता जुलता है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। दूसरे परिवार का जीन लेंगे तो परिवार मिलेगा नहीं ढंग से, मैचिंग नहीं खाएगा संस्कार, ठीक है। तो अपने परिवार में कोई देने के लिए तैयार हो गया ओवरी से ओवम, तो ले लेते हैं उससे, परिवार में जो भी राजी हो जाए। नहीं होगा तब डिस्टेंस रिलेशन में जाएंगे, कौन देना चाहता है, ठीक है। तो ले लेते हैं उससे, ओवरी से कलेक्ट कर लेते हैं, या फ्लैपेन 2 में उसका नॉर्मली आ रहा है तो वहां से कलेक्ट कर लेते हैं और उस फीमेल के फ्लैपेन 2 तक ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ आपने फ्लैपेन 2 में क्या ट्रांसफर किया है? गेमीट ट्रांसफर किया है। कौन सा गेमीट? ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ। फीमेल गेमीट, सिंपल भाषा में क्या याद रखोगे? फीमेल से गिफ्ट लिया और उसी को गिफ्ट कर दिया, समझ में आया? तो ये हुआ आपका इन विवो। इन दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन तो फ्लैपेन 2 में हो रहा है। ओके, नाउ मान लो कि माहौल ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन अंदर हो ही नहीं पा रहा है, किसी भी वजह से फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो पा रहा है फ्लैपेन 2 में। तो अब क्या होगा? अब होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब कहाँ होगा? मतलब फीमेल बॉडी में नहीं हो पा रहा फर्टिलाइजेशन, तो अब होगा टेस्ट ट्यूब में। कैसे? और वो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं होता केमिस्ट्री का लैब वाला, महंगा महंगा टेस्ट ट्यूब होते हैं भाई साहब, ठीक है। आप लोग कभी अच्छी जगह से पढ़ाई करना, तब मिलेगा मौका ये सब देखने का, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अच्छी जगह, मुझे वहाँ ये सब चीज मौका मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का ही फायदा होता है, समझ रहे हो? आपको हर चीज लाइव देखने को मिलेगा, वहाँ प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मौका कर लाइफ में हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटी जाने का प्रयास करो। नाउ तो प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है, और बायोलॉजी में तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है भाई मेरे, बहुत जरूरी है। अब आप सोचो ना, ऐसी यूनिवर्सिटी जो 6-6 घंटा डेली लैब में काम करवाएगी हमसे, तो नॉलेज कहाँ से कहाँ चल जाएगा? हम प्रैक्टिकल हर चीज को समझ जाएंगे। क्यों ना ऐसी यूनिवर्सिटी जाए जहाँ प्रैक्टिकल ज्यादा हो रहा हो, और अच्छी यूनिवर्सिटी में ही प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन विट्रो में क्या होता है? बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब होते हैं, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर गेमीट को भेजा जाता है मेल को भी फीमेल को भी। ये लो, ये टेस्ट ट्यूब है, ओके, ये टेस्ट ट्यूब है। इसमें अगर मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों का गेमीट बढ़िया बन रहा है, लेकिन मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब जवाब दे चुका है, तो कोई बात नहीं, रुको, उसी उसी कपल का मेल और फीमेल गेमीट निकाल लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ओके। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद आपको पता है क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। 1 सेल स्टेज, देन 2 3 4, मतलब 2 4 8। अगर आप इस जायगोट को 8 सेल स्टेज तक में या उससे पहले इस टेस्ट ट्यूब से निकाले, और फीमेल के बताओ, अगर 8 से पहले निकाले तो कहां चिपकाओगे? फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में? बोलो अतिक। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल स्टेज तक रहता है, और यहाँ आप गेमीट नहीं ट्रांसफर कर रहे फैलोपियन ट्यूब में, जायगोट कर रहे हो। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज गिफ्ट। वो था गिफ्ट, ये है गिफ्ट। जायगोट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर ओनली, क्योंकि 8 से अधिक होगा तो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा ही नहीं, जगह नहीं है वहां। तो ये गिफ्ट। अब इस केस में भी वही बात, अंश अपना वंश अपना। अगर मेल फीमेल नॉर्मल है, मतलब उसके गेमिट्स बन रहे हैं, इन द सेंस गेमिट्स बन रहे हैं, और मान लिया जाए, क्योंकि ऐसे देखो कुछ कपल ऐसे होते हैं, मैंने बोला ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम सेक्स नहीं करेंगे, हमको शर्म लगता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पाते, लेकिन गेमिट बन रहा है, होता है ऐसा, गेमिट बन रहा है। लाओ गेमिट, लाओ गेमिट, लाओ टेस्ट ट्यूब में डालो, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब 8 ब्लास्टोमियर तक बना और डाले कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। दिस इज कॉल्ड एज गिफ्ट। लेकिन अगर बाय चांस उसकी वाइफ में गेमिट भी ना बन रहा हो और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का माहौल भी अच्छा ना हो, तब क्या करेंगे? बोलो। तब गिफ्ट नहीं करेंगे, तब करेंगे गिफ्ट। किसी दूसरे फीमेल से लाएंगे मांग के ओवम, उसी के हस्बैंड निकालेंगे स्पर्म, और ओवम टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि मैंने क्या पहले बोल दिया, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का भी माहौल अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? तो अब टेस्ट ट्यूब में क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो कि नहीं? गिफ्ट में कई सारे केसेस बन सकते हैं।
नाउ अगर मान लो कि आपके सामने ऐसा माहौल दिख रहा है कि आप करो नहीं नहीं सर फ्लैपेटोमी में माहौल ही नहीं है, हम 8 ब्लास्टोमियर को फ्लैपेटोमी में तब ना भेजेंगे जब फ्लैपेटोमी का माहौल बढ़िया रहेगा। सर यूट्रस का माहौल बढ़िया है, इम्प्लांटेशन का माहौल बढ़िया है, तो फिर कहते हैं कि 8 के बाद आगे बढ़ने दो माहौल, 16 32 जनरली 32 तक, यानी कि 8 से अधिक कहीं भी 16 या 32 सेल स्टेज को ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड एज आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोला मैंने? आईयूटी, आईयूटी इंट्रा, यहाँ था आईयूआई, यहाँ आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में क्या? 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले जाइगोट, दैट मींस 32 वाले, जनरली 32 वाले, दैट मींस ब्लास्टोसिस्ट करेंगे ट्रांसफर। अब क्या होगा? डायरेक्ट इम्प्लांटेशन। मैंने पहले बोल दिया यूट्रस सुटेबल है, यूट्रस सुटेबल है। अगर मदर का यूट्रस भी ठीक नहीं रहा तो क्या करेंगे बोलो? सरोगेट मदर। सरोगेट मदर पता क्या होता है? अंश उसका नहीं है, अंश उसका नहीं है, क्योंकि उसका ना स्पर्म उसके हस्बैंड का है, ना ही ओवम उसके खुद का है, मगर वो किसी और का बच्चा पाल देगी अपने यूट्रस, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर, नॉन जेनेटिकल मदर। समझ रहे हो? अब चाहे तो वो बच्चा खुद भी रख ले और चाहे तो वो बच्चा को दे के किसी और को दे दे, तो जिसको मिलेगा, जिस कपल को, अंश तो उसी का ना रहेगा। बस ये है कि माहौल कोई और दिया, पालन पोषण कोई और किया। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो उस बच्चे का अट्रैक्शन उस माँ के प्रति भी रहेगा और इस माँ के प्रति भी रहेगा। ठीक है, ये सब चीज आप फिर हायर क्लासेस में पढ़ना। ठीक है, ज्यादा ना छेड़ूंगा बातों को। ठीक है, तो ये वो आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिफ्ट और आईयूटी, पता है? इस तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं उस बच्चे को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बना था इंग्लैंड में। ठीक है, क्या तो नाम था, भूल गया, इंग्लैंड जैसा नाम था। और इंडिया में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बना है उसका नाम था दुर्गा, दुर्गा। ठीक है, ये सब चीज आप कभी देखा करना यूट्यूब पे या गूगल पे। तो दुर्गा सबसे पहले बनी है भारत में, और अब भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी खूब होता है, जगह जगह पे। पटना में होता है, पटना में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अब कर रहे हैं आईवीएफ। आईवीएफ में कोई जिफ्ट कराता है, कोई आईयूटी कराता है। जिफ्ट में खर्चा कम पड़ता है थोड़ा सा, आईयूटी में खर्चा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आईयूटी में 32 सेल स्टेज तक को टेस्ट ट्यूब में रखना पड़ता है, तो खर्चा ज्यादा ना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा पड़ेगा ना, उसके न्यूट्रिएंट वगैरह सबको देखने में, स्टाफ खर्च वगैरह सब। तो आईयूटी में ज्यादा खर्चा पड़ता है और जिफ्ट में कम खर्चा पड़ता है थोड़ा। ठीक है, बाकी वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रेट डिफर करता है। अब तो 50 हजार 60 हजार में आईवीएफ हो रहा है। जब आया था ये भारत में तब तक तो 5 लाख रुपया में भी हुआ है, अभी भी बड़े शहरों में 2 लाख रुपया में होता है। ठीक है, तो ये है आपका आईवीएफ। नाउ एक केस ऐसा होता है जहां पे जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है स्पर्म। ठीक है, ये जोना पेलिसुडा और अंदर में क्या है, सेकेंडरी साइड। अब भाई जब पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है तो टेस्ट ट्यूब में डाल के क्या होगा? भाई स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है भाई, मेरे उसको स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ना टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है और ना कहीं उसमें बॉडी में। तो अब क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी ओवम को एक टब में तैयार करते हैं, टब में रखते हैं और टब में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं एक तरफ, मतलब कि न्यूट्रिएंट भी रहता है और इस तरह मतलब इसको कुल मिला के उसको सेटअप करके उस सेकेंडरी उस साइट को स्टेबल करते हैं। ओके, क्योंकि देखो स्पर्म भले माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लेकिन सेकेंडरी उस साइट आपको आराम से दिखेगा, मटर के दाने के बराबर। मटर का दाना होता है ना, मटर, चिमड़ी मटर, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको एक जगह पहले स्टेबल करते हैं ताकि इधर उधर सरके ना, उंगली से छुओगे तो फिर बहुत इन्फेक्शन का चांसेस है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहता है और एकदम पतला सा निडिल होता है, एकदम फाइन निडिल, पिपेट कहते हैं उसको। एकदम फाइन निडिल के जरिए स्पर्म इसमें अंदर साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, इसमें स्पर्म वगैरह भर लेते हैं, सीमेन वगैरह उसी के हस्बैंड का, अगर उसका हस्बैंड नॉर्मल है, नहीं तो डोनर से। अब इसके यहीं पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो बताओ यहाँ पे आपने क्या किया, साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी उस साइट में आपने स्पर्म का इंजेक्शन दे दिया, इसलिए उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जायगोट बना, देन योर चॉइस,
आप जिफ्ट करोगे या आईयूटी करोगे, यानी कि आईसीएसआई के बाद भी आप जिफ्ट आईयूटी ही करोगे, बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी ही होगा, समझ रहे हो। लेकिन फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं हुआ। दिस इज ऑल अबाउट एआरटी। कितना टेक्निकल है, इन बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो बच्चे रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है वो एआरटी कभी भी रटेगा नहीं। टर्म अपने आप में हर मतलब समझा रहा है। बोलो बोलो, समझ में आया? अतीक, एनी डाउट? No, sir. रिभा, एनी डाउट? नो सर। तो ये था आपका एआरटी, ये देख लो आपके नोट्स में ये रहा। और एआरटी से क्वेश्चन हर साल आता है, कंफर्म आता है, पक्का आता है। ये देखो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। अच्छा यहाँ पे लड़का गलती लिखा है, ये यहाँ पे आईयूटी लिख दिया, आईयूआई होगा, सही करो उसको, आईयूआई होगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, टी नहीं, आईयूआई, ठीक है। नाउ अब आ जाओ, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक एसटीडी, मैं इसको नोट से बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। सुना ध्यान से, फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में इसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि ये पूरा का पूरा रटने वाला पार्ट है इसलिए नोट से बता रहा हूँ, ठीक है। पता है कुछ ऐसे रोग हैं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। और वो रोग तभी होता है जब मेल को हो और फीमेल को भी वो रोग होना हो, तो दोनों का फ्लूइड कांटेक्ट में आए, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तभी जाके एक रोग दूसरे को फैलेगा। इस डिजीज का नाम वेनीरियल डिजीज भी है, देखो लिखा होगा यहाँ पे वेनीरियल डिजीज। तो ये डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। और इस डिजीज को काउज करने वाले कई सारे एजेंट्स हैं, और आपको उस डिजीज का एजेंट याद रखना है, और आपको उस डिजीज का नाम याद रखना है। ना आपको सिम्टम याद रखना है, ना आपको ट्रीटमेंट याद रखना है, ना कुछ और। एसटीडी में आपको केवल उस डिजीज का एजेंट, मतलब कॉजिटिंग एजेंट कौन काउज करता है, और उस डिजीज का आपको नाम, ठीक है, इतना ही याद रखना है। और ये पूरा का पूरा याद रखने वाला पार्ट है। आप देख लो, गुनोरिया एक डिजीज है, ये एक प्रकार का एसटीडी है। सिफिलिस नाम सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्पीस, ये एच है हर्पीस, क्लेमाइडियसिस और जेनाइटल वॉर्स, ये 7 को आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गुनोरिया फैलता है निजेरिया गुनोरी नाम से भी पता चल रहा है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सिफिलिस फैलता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया से। हिपेटाइटिस बी फैलता है एचबीवी, हिपेटाइटिस बी वायरस, सिंपल है, नाम से पता चला वायरस। एड्स फैलता है एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस डिजीज को हमें डिटेल में पढ़ना है, कहा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस फैलता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से। क्लेमाइडियसिस फैलता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया से। और जेनाइटल वॉर्स फैलता है ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस से। एक्सक्लूसिवली याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है कि हाँ भाई ये तो उसी वही रोग फैलाता है, जैसे गुनोरिया नाम से पता चल रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस नाम से पता चल रहा है, एचआईवी तो सभी को याद रहता है, जेनाइटल हर्पीस हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस नाम से पता चल रहा है, तो जैसे क्लेमेडिया नाम से पता चल रहा है। तो कुछ तो ऐसे जो डायरेक्ट नाम से पता चल रहे हैं, अब बाकी आप याद कर लोगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको 7 एसटीडी बताए, और भी एसटीडी होते हैं, इसमें 2 एसटीडी ऐसे हैं, ये सुपर डुपर क्वेश्चन है एपीएमसी का। हिपेटाइटिस बी और एड्स दोनों वायरल डिजीज है, ये दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलता ही है, बट ऑल्सो बोला मैंने, ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मेरे ब्लड में एचआईवी है, और मेरा ब्लड अगर किसी के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी एचआईवी हो जाएगा। मुझे अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो, ब्लड कांटेक्ट में आया तो भी हो जाएगा, समझ रहे हो, ब्लड कांटेक्ट ऑल्सो। सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो होता ही है, बाकी इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, कहाँ आपसे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एड्स, हेपेटाइटिस बी और एक और जेनाइटल हर्पीस, इन तीनों को छोड़ दो,
इनका ट्रीटमेंट अच्छे से अभी भी पॉसिबल नहीं है। इन तीनों को छोड़ दो, बाकी सारे डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डॉक्टर के पास जाओ तो सही, कंप्लीटली ठीक हो सकता है। डॉक्टर समय पे बस आपको चेकअप करना। तो ये भी पूछा जाएगा, क्या सारे के सारे एसटीडी क्योरेबल है? क्योरेबल मतलब ट्रीटमेंट करने लायक नहीं, सारे नहीं। हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनेटर को छोड़ के इनके इनके में क्या है, एज बढ़ा सकते हैं आप पेशेंट का, लेकिन मौत तय है, मौत तय है बहुत जल्द। तो इनमें ट्रीटमेंट अभी भी प्रॉपर पॉसिबल नहीं। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्ट्री सिम्टम्स। एसटीडी के दौरान क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड। देखो स्टार्टिंग में तो इचिंग वगैरह होता है ये सब, लेकिन ऐसा सिम्टम जिससे फीमेल को प्रॉब्लम हो जाए या मेल को प्रॉब्लम्स हो जाए। एबॉर्शन हो जाता है भाई, अगर प्रेगनेंसी हो चुका और उसको एसटीडी है, अपने आप एबॉर्शन हो जाता है, समझ रहे हो? एस्टरिलिटी आ जाता है परमानेंटली मेल या फीमेल। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो जाता है, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में कैंसर हो जाता है। पीआईडी फुल फॉर्म याद रखना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। वैदाना के आसपास, टेस्टिस के आसपास पूरा पस बन जाता है, और कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाता है। ई है यहाँ, ईसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स एनसीईआरटी में लिखे और आपको याद रखने। दिस इज ऑल अबाउट एसटीडी। एंड नाउ चैप्टर फिनिश, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश्ड। बोलो, एसटीडी आपको एक्सक्लूसिवली याद रखना है। लास्ट में कुछ कॉम्प्लेक्टरी सिम्टम्स बताया मैंने, ठीक है, और मैंने आपको डिजीज के नाम और पैथोन के नाम बताया और 2 स्टार पॉइंट बताया एनसीईआरटी के। नाउ चैप्टर एंड। अब आप क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी बचा हुआ पार्ट है एनसीईआरटी में, वो भी और समरी भी पूरा पढ़ लेंगे। और अब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी पूरा मॉड्यूल लगा लेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी लगा देंगे, वो भी हम आपको भेज देते हैं। पूरा मॉड्यूल लगा के एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, और फिर आप जब बोलेंगे तो हम उसका डाउट ले लेंगे एंड देन उसके बाद टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा सा सेगमेंट था जो मुझे एक सीक्वेंस में डील करना था। कहाँ से? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, साथ में आईईआर भी पढ़ा दी। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चारों पार्ट आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है, आपने देखा भी सही। ये बड़ा सा लंबा सेगमेंट था, मैंने इसको फिनिश किया। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक में से चारों टॉपिक था, मैंने डील कर दिया। अब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बचे हैं एकदम लल्लू लल्लू टॉपिक है, इजी इजी और कम लेक्चर वाले हैं, लल्लू लल्लू टॉपिक है। ठीक है, तो वो सब हम फटाफट फटाफट निपटा देंगे। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं आपका डाउट है क्या अतीक? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अब आपको पता है मॉर्निंग का क्लास आज के बाद बंद हो रहा है, और इवनिंग का क्लास प्रॉपरली डेली 2 घंटा चलेगा, प्रॉपरली डेली 2 घंटा चलेगा। और उसमें मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ बच्चों, सुनिएगा थोड़ा थोड़ा हमारे प्लानिंग में चेंज है। ठीक है, कुछ मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फार्मिंग प्लांट मैं कुछ 12th के बच्चों के लिए पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, तो अब मेरे प्लानिंग में चेंज है। अभी चल रहा है आपका मॉर्फोलॉजी इन फार्मिंग प्लांट, चल रहा है ना? मॉर्फो खत्म होगा तो मैं आ जाऊंगा 11th के चैप्टर नंबर 1 पे, जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड करेंगे, देन चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, देन चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम करेंगे, और उसके बाद ये 11th का पार्ट है। और उसके बाद हम आ जाएंगे 12th के एनसीईआरटी पे, और वहां पे हम चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। बोलो क्यों? जैसे मैंने बोला ना 11th में नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और 12th का रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपस में कनेक्टेड था, उसी तरीके से ये मॉर्फोलॉजी, देन लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट, ये पूरा आपस में कनेक्टेड है, पूरा। और अगर आप इसको कनेक्टेड वे में पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, फील आएगा, बोटनी से आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगा। लोग बाग आपको बोटनी ढंग से पढ़ाते नहीं, इसलिए आपको बोटनी बोर लगता है, लेकिन मानो जब आप इस टॉपिक में घुसोगे ना, आपको मजा आ जाएगा साहब, आपको लगेगा यार बोटनी तो जूलॉजी से भी खूबसूरत है। ठीक है, चलिए, तो हमारे प्लानिंग में ये चेंज है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा टॉपिक का आपको मेरे हाथ का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा डेली वाइज। और अगर आप चाहो तो प्रिंटेड नोट्स आप डेली वाइज भी निकाल सकते हो, अगर आपके आसपास जेरोक्स का दुकान अवेलेबल है। नहीं तो आप साथ ही साथ
मोबाइल से पढ़ते रहो और चैप्टर एंड होने पर निकलवाना, यानी तो आप एक एक वीक का निकलवाते जाना, एक एक वीक का निकलवाना और स्पाइरल कराना तब जब आपका चैप्टर एंड हो जाए। जैसे ये चैप्टर एंड हो गया तो स्पाइरल करा लिया, ये चैप्टर एंड हो गया तो स्पाइरल करा लिया, ये चैप्टर एंड हो गया तो स्पाइरल करा लिया। और मैं इसलिए अपने हाथों से लिख के दूंगा क्योंकि आपको मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा ऑनलाइन में, तो भाई समझ रहे हो सिलेबस कब खत्म होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए तो मॉर्निंग का क्लास हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइमिंग बैठ के हम लिखेंगे आपके लिए ही लिखेंगे, समझ रहे हो। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं, क्योंकि देखो मैं पुराना नोट्स अगर इसका बंटवाऊंगा ना, मेरे पास है, अतिक को तो मिला भी होगा इसका नोट्स है, लेकिन मैं नहीं बंटवाऊंगा, मैं नोट्स को अपडेट करूंगा, पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा, मतलब ऐसा कि कल को एम्स का एग्जाम फिर से हो जाए तो आपका क्वेश्चन बन जाए, समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, नहीं, मतलब उसको हमको थोड़ा डिजाइन करना है, मतलब ऐसे डिजाइन करना है कि मतलब बोटनी इजी हो जाए, हमको यही काम करना है, इसलिए हम वो नोट्स नहीं दे रहे हैं आपको, उसमें डिजाइन किया हुआ नहीं है पुराना वाला नोट्स। जैसे आपने देखा होगा ये रिवा, आपको उसमें अंदर पता चल गया होगा, ट्रांसपोर्ट वाले में मैंने चीजों को अरेंज किया है फिर से, ठीक है। तो टाइम टू टाइम नोट्स अपडेट होना जरूरी है, चीजों को अपडेट होना जरूरी है, चीजें अपडेट होगी तब ना ये समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।